नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। हिमाचल मंत्रिमंडल के फैसले 4 सितंबर तक विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे स्कूल। शिक्षकों के 4000 पद भरने की कैबिनेट ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश सरकार कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध। आईटीबीपी के डीआईजी ने राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से की भेंट। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं में जुबानी जंग जारी। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक मंगलवार को राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कैबिनेट ने सभी स्कूलों को 4 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया है। अभी स्कूलों में सरकार ने 30 अगस्त तक विद्यार्थियों को बुलाने पर रोक लगाई हुई है। शिक्षकों और गैर शिक्षकों को स्कूलों में आकर ही ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कॉलेज में 1 सितंबर से नियमित कक्षाएं लगेगी। कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के 4000 पदों को अनुबंध आधार पर भरने की मंजूरी भी दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा विभाग में ड्राइंग शिक्षकों के 820 पदों और शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के 870 पदों सहित शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के 4000 पदों को भरने का फैसला लिया गया। विद्यार्थियों को उनके घर के निकट गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन 4000 पदों में से 2640 पद प्रारंभिक शिक्षा विभाग जबकि 1360 पद उच्चतर शिक्षा विभाग में अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। बैठक में फैसला लिया गया कि शिक्षकों के विभिन्न पद बैच आधार पर भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने शहरी विकास विभाग द्वारा विश्व बैंक और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के साथ नेगोशिएशन पैकेज के प्रारूप को मंजूरी दी ताकि ग्रेटर शिमला क्षेत्र में जल आपूर्ति योजना सेवाओं में सुधार के लिए शिमला जलापूर्ति एवं सीवरेज सेवा वितरण कार्यक्रम के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक के माध्यम से $250 मिलियन का वित्त पोषण किया जा सके। कुल $250 मिलियन में से विश्व बैंक $160 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और शेष राशि $90 मिलियन का वहन हिमाचल सरकार द्वारा किया जाएगा। बैठक में प्रधान सचिव शहरी विकास विभाग को विश्व बैंक के साथ समझौता पैकेज को अंतिम रूप प्रदान करने और हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया। शिमला जल आपूर्ति और मल निकासी परियोजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2050 तक पानी की मांग को पूरा करने के लिए सतलुज नदी से अतिरिक्त 67 MLD के साथ शिमला जलापूर्ति में संवर्धन, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कुफरी, शोगी, घनाटी और अतिरिक्त योजना क्षेत्र के लिए वर्ष 2050 तक शिमला नगर निगम क्षेत्र में सभी घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए सप्ताह भर 24 घंटे जलापूर्ति और शिमला नगर निगम क्षेत्र में बेहतर मल निकासी सेवाएं प्रदान करना है। इस परियोजना में शिमला जिला की सुन्नी तहसील के शकरोड़ी गांव के पास सतलुज नदी से पानी उठाने की योजना बनाई गई है। बैठक के दौरान राज्य में कोविड-19 की स्थिति और संभावित तीसरी कोरोना लहर से प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारियों पर प्रस्तुति दी गई। मंत्रिमंडल ने जिला बिलासपुर की सदर तहसील के लाड़ाघाट में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक रूप से नई पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु ग्रेच्युटी का लाभ देने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने जिला मंडी के चुराग में नया विकास खंड कार्यालय को खोलने की मंजूरी प्रदान की। बैठक में जिला मंडी के सिराज विधानसभा क्षेत्र के बक्सियाड़ में अटल आदर्श विद्यालय खोलने की स्वीकृति भी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर, हमीरपुर, रिकांगपिओ और नाहन के ADR केंद्रों के लिए अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से आशु लिपिकों के 4 पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने JBT के रिक्त पदों पर JBT के समकक्ष योग्यता वाले 24 गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिक्षकों की अनुबंध आधार पर नियुक्ति का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के कसोग क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बलधार को
30 बिस्तरों की क्षमता वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने के साथ विभिन्न श्रेणियों के 3 पद सृजित करने की मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रक्कड़ को 24 घंटे सेवाएं प्रदान करने वाले आपातकालीन चिकित्सा संस्थान के रूप में स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने आईजीएमसी शिमला के चमियाड़ा में निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के ब्लड बैंक, शवगृह, जैव चिकित्सा कचरा प्रबंधन स्थान और कैंटीन और कैफेटेरिया के लिए अतिरिक्त भवन के निर्माण कार्य को HSCC प्राइवेट इंडिया लिमिटेड को सौंपने का निर्णय लिया, जिसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। प्रदेश मंत्रिमंडल ने सभी स्कूलों को 4 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया है। अब स्कूलों में सरकार ने 30 अगस्त तक विद्यार्थियों को बुलाने पर रोक लगाई हुई है। शिक्षकों और गैर शिक्षकों को स्कूलों में आकर ही ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कॉलेजों में 1 सितंबर से नियमित कक्षाएं लगेंगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मंत्रिमंडल की बैठक आज सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के एलिमेंट्री तथा हायर एजुकेशन दोनों डिपार्टमेंट्स में 4000 अध्यापकों की जो विभिन्न कैटेगरी के होंगे पद जो हैं वो स्वीकृत किए हैं, जो तुरंत जो हैं वो भरे जाएंगे। इन 4000 अध्यापकों में 2640 एलिमेंट्री एजुकेशन में और 1360 हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में होंगी, जिसमें 820 पद ड्राइंग टीचर के और 870 पद फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के। आज मंत्रिमंडल ने जो है वो इनको भरने की स्वीकृति प्रदान की है और उसमें भी विभाग को कहा है कि जो बैच वाइज भर्तियां होती हैं उसे शीघ्र जो है वो प्रोसेस प्रारंभ करके भर्ती करे और विभाग बाकी जो पद 50% हमीरपुर के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अथवा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से भरी जाती हैं, उनकी जो है वो तुरंत कार्रवाई की जाए। मंत्रिमंडल ने अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जो विश्व बैंक और भारत सरकार के वित्त विभाग के साथ जो है वो नेगोशिएशन चल रही थी, उसको जो है वो स्वीकृति प्रदान की है। इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की वाटर सप्लाई शिमला की ग्रेटर शिमला जो है, ग्रेटर शिमला की वाटर सप्लाई और सीवरेज की जो सेवाएं हैं, उस कार्यक्रम को मंजूरी देते हुए वर्ल्ड बैंक से टोटल जो फाइनेंशियल आउटले है इसका पूरी स्कीम का वो $250 मिलियन है। भारतीय करेंसी में जो अगर कहा जाए तो ये 1813 करोड़ रुपए की स्कीम को स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें $160 मिलियन वर्ल्ड बैंक जो है वो देगा और $90 मिलियन हिमाचल प्रदेश सरकार जो है इसमें देगी। इससे पूर्व वर्ल्ड बैंक से $135 मिलियन का जो है वो प्रस्ताव जो है वो स्वीकार हुआ था, जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शिमला की इस वाटर सप्लाई को पूरा करने के लिए काम प्रारंभ हो गया है। इसके टेंडर हो चुके हैं, कंसल्टेंट अपॉइंट हो चुके हैं, प्राइवेट जो लोगों की ज़मीन इसमें 3 हेक्टेयर आती है वो कार्य पूरा हो चुका है और एफसीए की परमिशन जो कुछ पोर्शन के लिए बाकी रहती है वो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो देहरादून में केंद्र सरकार का वन विभाग है उसकी हाई पावर्ड कमेटी ने अप्रूव करके भेज दिया है। इस स्कीम के अंतर्गत शिमला शहर और इसके आसपास के एरियाज को अगले 2050 तक की पानी की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें शकरोड़ी से सतलुज से पानी उठाया जाएगा, वाया देवीधार डूमी होते हुए संजौली जो है वो उसको लाया जाएगा, और जो शिमला का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया है उसको वो जल प्रदान किया जाएगा। इसके साथ साथ जो शिमला नगर निगम के बाहर का जो एरिया है उसको भी बल्क वाटर सप्लाई जो है वो ग्रेटर शिमला जो SJPNL है हमारी कंपनी वो प्रोवाइड करेगी। ये बहुत बड़ा जो है वो एक प्रोजेक्ट $250 मिलियन का 1813 करोड़ का जो है वो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक्स अफेयर्स डिपार्टमेंट और विश्व बैंक के साथ जो है वो नेगोशिएट किया है। इसकी फाइनल नेगोशिएशंस के लिए और एग्रीमेंट पर जो है वो दस्तखत करने के लिए अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको जो है वो आज अधिकृत किया है कि वो इस एग्रीमेंट को फाइनल करके जो है वो दस्तखत कर सकेंगे। तो ये शिमला के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो सौगात जिसे कहें वो मिलेगी। अगले आने वाले 2050 तक शिमला में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया के अंदर 24/7 पानी की सप्लाई मिले। सीवरेज के लिए जो है वो मशोबरा, पंथा घाटी, टूटू, इन स्थानों पर जो है वो सीवरेज की जो है वो प्लांट्स लगा करके जो है वो इसको कवर किया जाएगा। तो ये सीवरेज और पानी की दृष्टि से जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को जो है आज स्वीकृति प्रदान की है हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा। मंत्रिमंडल ने लाडा घाट जो बिलासपुर सदर में है उसमें जो है वो एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI जो है वो खोलने को मंजूरी दी है। सैद्धांतिक रूप से मंत्रिमंडल ने जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, स्थानीय निकाय जो हैं, उसके एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी का जो प्रावधान है उनको भी उसमें कवर किया जाएगा। इसको भी सैद्धांतिक रूप से जो है वो कैबिनेट ने आज अप्रूवल दी है। चुराग करसोग तहसील में यहाँ पर नया डेवलपमेंट ब्लॉक ऑफिस खोला जाएगा। BDO का ऑफिस जो है वहाँ पर जो है नया ब्लॉक जो है वो उसको मंजूरी दी है। इसी प्रकार से सिराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अटल आदर्श विद्यालय बगशेड़ में खोला जाएगा। इसको भी स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है उसके अंतर्गत जो ADR सेंटर्स हैं बिलासपुर, हमीरपुर, किन्नौर और सिरमौर में, उनमें जो है 4 पद स्टेनो टाइपिस्ट के जो है स्वीकृत किए हैं। और इसी प्रकार से जो CGS टीचर्स थे, जो घुमंतु लोगों के बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए टीचर लगे थे, उनमें से 24 अध्यापक जो हैं जिनको विद्या उपासक में कन्वर्ट किया था, उन्हें JBT का जो है दर्जा जो क्वालिफाइड हैं उनको जो है प्रदान किया गया है। वो JBT में रेगुलराइज हो जाएंगे। इसी प्रकार से एक सलवाहन मंडी ज़िला में है, वहाँ पर जो है वो बल और सुंदरनगर के बीच में बल क्षेत्र में आता है, वहाँ पर एक नया जो है वो BPO ऑफिस, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस का दफ्तर जो है वो खोलने को मंजूरी प्रदान की है। इसी प्रकार से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ये डार्विन जो है वो इसको गवर्नमेंट हाई स्कूल में और गवर्नमेंट हाई स्कूल लामू और बदग्रां जो चंबा में है,
इनको गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो है वो अपग्रेड करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए 16 पद भी स्वीकृत जो है वो किए गए हैं। इसी प्रकार से प्राइमरी हेल्थ सेंटर बलधार करसोग में जो है मंडी ज़िला में, वहाँ पर 30 बेडेड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 3 पद जो हैं वो साथ में भरने के भी जो है मंजूरी प्रदान की है, ताकि अच्छी जो है वो मेडिकल सर्विसेज जो है वो प्राप्त हो सकें। इसी प्रकार से रक्कड़ में जो कांगड़ा ज़िला में है, ये बलदार जो है ऊपर ये चौपाल में है, ये मंडी में गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर करसोग में नहीं है, बलदार चौपाल में है, बलगार रक्कड़ में आप लोगों को ध्यान होगा कांगड़ा ज़िला में है। यहाँ पर 24/7 इमरजेंसी हेल्थ इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करके यहाँ पर जो है वो पद स्वीकृत किए हैं, ताकि 24 घंटे 7 दिन में ये कम्युनिटी सेंटर जो है वो काम कर सके। लेकिन जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आज तक लगाई है, उसमें किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी गई है। स्कूल 4 सितंबर तक बंद रहेंगे, ये इसमें मुख्य रूप से है। ऑलरेडी जो सोशल गैदरिंग्स हैं उसमें 50% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द ग्राउंड और द रूम और हॉल वो ऑलरेडी जो लगी हैं वो एज इट इज़ जो है वो चलती रहेंगी। इसको जो है वो दोबारा से डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और मंत्रिमंडल की अगली बैठक में रिव्यू किया जाएगा और केसेस के आधार पर जो है तय किया जाएगा कि भविष्य में जो है वो इस पर जो है वो क्या रिस्ट्रिक्शन लगनी है या कम होनी है, लेकिन वो भविष्य में कैसे रहेगा उसका है। और हिमाचल प्रदेश वैक्सीनेशन की दृष्टि से 96% वैक्सीनेशन 18 से ऊपर की आयु वर्ग को जो है वो हो गई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश जो बड़े कैटेगरी के 40 लाख से ऊपर की आबादी वाले प्रदेश हैं उनमें जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त है। बहुत सारे प्रदेशों में अभी सेकेंड डोज जो है वो बहुत कम है, जबकि हिमाचल प्रदेश में सेकेंड डोज का आंकड़ा भी जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और वो 38% जो है वो अभी तक हो गई है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 10 दिन में 100% जो है वो कर देंगे। ये आज के जो है राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण और सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए संकल्पबद्ध है। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति समुदाय प्रदेश और देश के विकास में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति के स्नेह से ही यह संभव हो पाया है कि आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन पाई है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों को सरकार में उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए राज्य सरकार हमेशा प्रयासरत है। भाजपा के कार्यकाल में ही अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना के तहत अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार बजट में वृद्धि की गई है। प्रदेश में भी जो है वो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए एक कमीशन होना चाहिए, आयोग होना चाहिए, ताकि उनकी विभिन्न समस्याएं हैं, उनके लिए विभिन्न कानून किस प्रकार के बनने चाहिए, उनकी क्या स्थिति हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से सुधार आगे बढ़ रहा है और सरकार में किस प्रकार से जो ये वर्ग इस आयोग के माध्यम से सरकार को अपनी जो है अपने जो है वो व्यूज देकर अपने कुछ बातें जो है वो सरकार के सामने रख सकता है। इसलिए हम आप सब आपके सामने आए। ये छोटी बात नहीं है, मैं समझता हूं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगभग 28% जो है वो अनुसूचित जाति वर्ग है। शायद अब आगे ही हो गया। हिंदुस्तान में नंबर 2 पर, नंबर 1 पर पंजाब आता है, जो उसके बाद हिमाचल प्रदेश का आबादी अनुसूचित जाति की जो है वो आती।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में चालू वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न आवास योजनाओं के तहत लगभग 15,000 आवासों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकांश मकान अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए बनाए जाएंगे। इस अवधि के दौरान कल्याणकारी योजनाओं जैसे गृहिणी सुविधा योजना, सहारा योजना और हिमकेयर से अनुसूचित जाति के लाखों परिवार लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने अनुसूचित जाति समुदाय से राज्य सरकार को अपना पूरा समर्थन देने का आग्रह किया ताकि वर्ष 2022 में भाजपा एक बार फिर सरकार बना सके। हिमाचल प्रदेश की आबादी का लगभग 25% जो है हमारा अनुसूचित जाति का वर्ग का रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि चौथा हिस्सा अनुसूचित जाति के वर्ग का है। और इसलिए कोई आदमी, कोई भी पार्टी कल्पना नहीं कर सकता है सत्ता में आने की, सरकार बनाने की, सरकार चलाने की, जब तक के लिए 25% वर्ग का सहयोग और समर्थन जो है किसी दल को नहीं मिलता। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पिछले कुछ अरसे से हमने इस बात को देखा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अनुसूचित जाति का वर्ग बहुत बड़ी संख्या में जुड़ा है। अगर मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं, आज अगर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बहुत बड़े बहुमत के साथ चुन करके चल रही है, 3.5 वर्ष का कार्यकाल हमने पूरा किया। इस सरकार को बनाने में भी अनुसूचित जाति वर्ग का बहुत बड़ा योगदान है और इस सरकार को चलाने में भी अनुसूचित जाति के वर्ग का बहुत बड़ा योगदान। आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि अगर देश में अगर हम संसद की बात करें, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के सांसद अगर चुन करके आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के आए। वहीं इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष और गतिशील नेतृत्व में राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए कई योजनाएं आरंभ की गई हैं। अनुसूचित जाति कल्याण के हेतु अनेकों योजनाओं का सूत्रपात आपने किया है। मैं अपने ही विभाग से संबंधित उनकी योजना का उल्लेख करना चाहता हूँ। तकरीबन 5.25 लाख परिवार जो है इस योजना के तहत पंजीकृत हैं और इसका अधिकांश जो लाभ हुआ है, कोई एक ऐसा वर्ग जिसकी हम बात करेंगे जिसको सबसे अधिक लाभ इस योजना का हुआ है, जिसमें परिवार में यदि कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाता है और उसके इलाज के ऊपर ज्यादा खर्चा करना होता है, तो ऐसे परिवारों को आपने हिमकेयर योजना के माध्यम से आपने सहारा दिया और इसका सर्वाधिक लाभ है वो अनुसूचित जाति परिवारों को मिला है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सामान्य मुख्यमंत्री जी पहली बार इस प्रदेश के अंदर हुआ क्योंकि अनुसूचित जाति वर्ग हाशिए पर रहता है। जमीनें भी अगर हैं तो बहुत कम जमीनें हैं। छोटा सहकारी बैंकों से ऋण लेने के बाद जो है अपना कामकाज हमारे लोग चलाते हैं और ऋण ना वापस करने की स्थिति में बहुत से परिवारों के ऊपर ये मुसीबत आ गई थी कि उनकी जमीन जो उन्होंने गिरवी रख रखी थी वो जमीन जो है उसकी नीलामी जो है वो हो जानी थी। लेकिन मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने कहा कि वन टाइम सेटलमेंट के तहत ऐसे परिवारों को लाभ देने के हेतु जो है योजना जो है संबंधित बैंक बनाए। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार से पर्यटन में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट का जब विस्तारीकरण होगा तो यहां छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों को लाभ मिलेगा और उद्योगों के आने की भी संभावना बढ़ेगी। जिला प्रशासन की माने तो कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए अब सुरक्षा के लिहाज से सर्वे किया जाएगा। यह सर्वे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा किया जाएगा। डीजीसीए टीम द्वारा सुरक्षा के लिहाज से किए जाने वाले सर्वे में सब सही पाया जाता है तो एयरपोर्ट विस्तार की आगामी प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। देखिए, एयरपोर्ट को लेके तो जमीन अधिग्रहण का काम राज्य का है और अगर वो निर्णय करते हैं कि इसकी एक्सपेंशन होगी तो उसके बाद केंद्र सहायता कर सकता है। और अगर देश भर में 100 नए एयरपोर्ट मोदी सरकार ने शुरू किए तो आगे और शुरू करने की संभावनाएं हैं, विस्तारीकरण किया जा सकता है। तो यहाँ पर तय करना है, क्योंकि जब भी होना शुरू होता है तो कोई दूसरा उस पर
अपनी बात करनी शुरू कर देते हैं। देखिए, मैं तो पहले दिन से कहता हूं कि जिससे आपके टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा, आपके यातायात की सुविधाएं बढ़ेंगी, आम नागरिक को कम पैसा देना पड़ेगा, ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे तो टैक्सी वालों को, होटल वालों को, चाय वाले को, ढाबे वाले को और होम स्टे वालों को भी लाभ मिलेगा, सब्जी विक्रेता को भी लाभ मिलेगा। एक एयरपोर्ट की एक्सपेंशन आपके हज़ारों लोगों को रोज़गार स्वरोजगार के अवसर दे सकती है। पर्यटन के मानचित्र पर हिमाचल एक नई भूमिका निभा सकता है और अगर 100 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार देने के लिए भी तैयार है तो कितना खर्चा आएगा ज़मीनी अधिग्रहण पर, उसको एक देखना चाहिए और राज्य उस पर क्या कर सकता है इसका मुझे सारी डिटेल्स पता नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि निश्चित तौर पर एक्सपेंशन होनी चाहिए। सोलन से आईजीएमसी शिमला के लिए अब सीधी बस सेवा शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने मंगलवार को सोलन से आईजीएमसी के लिए सीधी बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि लोगों को सोलन से आईजीएमसी शिमला तक सीधी बस होने से मरीजों व उनके तीमारदारों को काफी लाभ मिलेगा। प्रदेश की राजधानी शिमला में आईजीएमसी अस्पताल अपने आप में जाना माना नाम है, जहां पर प्रदेश भर के दूर दराज के क्षेत्रों से मरीज अपना इलाज करवाने पहुंचते हैं और बहुत से अन्य कार्यों से भी मरीजों व उनके तीमारदारों को यहां बार बार आना पड़ता है। जिला सिरमौर और सोलन के लोगों को आईजीएमसी जाने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब जिला सोलन मुख्यालय के लोगों को आईजीएमसी जाने के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जनता की लंबे समय की मांग को पूरा करते हुए मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने सोलन से आईजीएमसी के लिए सीधी बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेश कश्यप सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने स्थानीय जनता को बधाई देते हुए कहा कि लोगों को शिमला आईजीएमसी इलाज करवाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आईजीएमसी पहुंचने के लिए कई बसों को बदलना पड़ता था, जिसको लेकर आज सीधी बस सेवा सोलन से आईजीएमसी के लिए चला दी गई है। उन्होंने कहा कि यह बस सुबह सोलन ओल्ड बस स्टैंड से 7:20 पर चलेगी और शाम को 4:10 पर आईजीएमसी से सोलन को वापस आएगी। उन्होंने कहा कि इस बस सेवा के शुरू होने से मरीजों व उनके तीमारदारों को काफी लाभ मिलेगा। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेश कश्यप ने इस बस सेवा को शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि इससे सोलन मुख्यालय के लोगों को सुविधा मिलेगी। वहीं लोगों ने भी इस बस सेवा के शुरू होने से खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बस सेवा के शुरू होने से उनका समय और पैसा बचेगा और वह अब सीधा सोलन से आईजीएमसी अस्पताल समय पर पहुंच पाएंगे। गौरतलब है कि आईजीएमसी जाने के लिए पहले शिमला ओल्ड बस स्टैंड जाना पड़ता था, उसके बाद लक्कड़ बाजार से आईजीएमसी की बस पकड़कर आईजीएमसी पहुंचा जाता था। इन सभी दिक्कतों से आज के बाद सिरमौर और सोलन के नागरिकों को निजात मिल गई है। नई बस सेवा आज सोलन से आईजीएमसी के लिए सीधी बस सेवा सरकार के द्वारा शुरू की गई है और सुबह 7:20 पर ये यहाँ इस स्थान से चलेगी, 7:10 पर नए बस स्टैंड से चलेगी, 7:20 पर यहाँ से चलेगी और शाम को फिर वापस ये 4:10 पर जो है वापस सोलन के लिए ये आएगी। तो सीधा क्योंकि यहाँ से जो आईजीएमसी जाते थे तो फिर शिमला पहुँचने पर फिर बस का जो है बस परिवर्तन करना पड़ता था, चेंज करनी पड़ती थी आईजीएमसी जाने के लिए। तो काफ़ी दिक्कत जो है रोगियों को जो है वो होती थी। अब मैं समझता हूँ कि इस बस सेवा के शुरू होने से रोगियों को जो है काफ़ी समस्या से जो है वो निजात मिलेगी। तो मैं सबको इस नई बस सेवा के शुभारंभ की बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय ठाकुर जयराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक जो सोलन के लोगों की जो एक बहुत दिनों से डिमांड थी कि आईजीएमसी के लिए यहाँ से डायरेक्ट बस सेवा जो है वो स्टार्ट की जाए, इसके लिए हम पिछले कोई लगभग 1 साल से प्रयासरत थे, लेकिन बीच में कोरोना काल आ गया तो इस करके ये थोड़ा सा रुक गया। और मुझे बहुत धन्यवाद करना है सरकार का कि ये जो एफर्ट्स थे हमारे वो आज सफल हुए। आज ही माननीय डॉक्टर राजीव सैजल जी ने हरी झंडी दिखा करके ये सोलन से आईजीएमसी के लिए एक डायरेक्ट बस सेवा का जो है शुभारंभ किया है। सरकार ने अच्छा निर्णय किया, लोगों को बड़ी इसके बारे में बड़ी बसों के बारे में बड़ी करती। अब जो बस आई तो लोगों को बहुत अच्छी सुविधा होगी इसमें। इससे तो एक लोगों का समय बचेगा और पैसे की बचत होगी। हमें नहीं तो 3-3 बसें चेंज करनी पड़ती थी। पहले यहाँ से जाओ नए बस स्टैंड, फिर वहाँ से पुराने बस स्टैंड, फिर वहाँ से बस लो। एक तो
लोगों का पैसा बचेगा और समय की बचत होगी। हिमाचल प्रदेश बार एसोसिएशन और पुलिस प्रमुख का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। महिला वकील दुर्व्यवहार मामले में जहां बार एसोसिएशन महिला अधिवक्ता के समर्थन में आ खड़ी हुई है, तो वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने डीजीपी संजय कुंडू का बचाव किया है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की महिला वकील ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के खिलाफ बार एसोसिएशन से शिकायत की है, जिसमें हिमाचल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उसे झूठे केस में फंसाया है और पुलिस प्रमुख ने महिला वकील के साथ दुर्व्यवहार किया है। ऐसे में बार एसोसिएशन सर्वोच्च न्यायालय, हाईकोर्ट और सरकार को एक रेजोल्यूशन देने जा रहा है। मामला शिमला स्थित श्री रामकृष्ण मठ मिशन आश्रम के मंदिर में महिला वकील द्वारा 3-4 कुत्तों के साथ प्रवेश करने का है। साथ ही वहां पर साधना कर रहे आश्रम के संत के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगा है। मामले पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने डीजीपी संजय कुंडू का बचाव किया है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि धार्मिक स्थल से बार बार शिकायतें आने के बाद मामला बनाया गया है। मंदिर के पुजारियों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की तो आरोपित महिला बार एसोसिएशन के पास पहुंच गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि मामला संपत्ति से जुड़ा हुआ है। मंदिर के अंदर दखल देना और उसमें कब्जे की कोशिश करना गलत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई अपराध करेगा तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक पुलिस कार्रवाई करेगी। इसमें डीजीपी को दोष देना गलत है। बार काउंसिल इस मुद्दे को जिस प्रकार से उठाने की कोशिश कर रही है, उस तरह से इस मुद्दे को देखने की आवश्यकता नहीं है। एक साधु समाज के वर्ग के साथ दुर्व्यवहार करना और उनके प्रेमिसेस में बार बार दखल देना, कुत्ते भेजना, डालना, इस प्रकार से सारी जो परिस्थितियां वहां पर की गई और सिर्फ एक मकसद के साथ उस प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए प्रयास हुए हैं, जो मुझे जानकारी मिली है। और उस समाज की ओर से उस मंदिर में जो वहां पर लोग रहते हैं, उनको बार बार इस प्रकार से परेशान करने की मंशा के साथ, ताकि वो उसको छोड़ जाए, वो लोग कब्जा कर सके, ऐसा एक प्रयत्न उसमें दिखता है। और इसलिए उस समाज की ओर से जो है, उनकी ओर से बार बार इस बारे में शिकायत हुई और शिकायत जब होगी तो स्वाभाविक रूप से पुलिस को ही जाएगी। और पुलिस के डीजीपी होने के नाते उन्होंने प्रयत्न किया उनको समझाने का कि ये इस प्रकार से कानून को आप हाथ में नहीं ले सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में फिर वहां पर डीजीपी की उपस्थिति में उनके साथ मुझे जो जानकारी मिली है, उस पर फिर से दुर्व्यवहार किया गया। तो स्वाभाविक रूप से कानूनी कार्रवाई जो नियम के मुताबिक बनती है, कानून के मुताबिक बनती है, वो कानूनी कार्रवाई उसमें हुई है और आने वाले समय में भी होगी, वो निश्चित रूप से होगी। तो इसलिए किसी भी आदमी को इस तरह की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। अगर कोई वकालत करता है, वो उसका प्रोफेशन है, उसके प्रति हमारा सम्मान है, लेकिन इस प्रकार से वो कानून को अपने हाथ में लेकर के ऐसा व्यवहार करने जाए, बाकी आदमी की तो बात छोड़िए, डीजीपी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया है वो निंदनीय है और उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और ऐसे में जो भी उसमें कानून के मुताबिक जो कार्रवाई का रास्ता बनता है, मुझे लगता है कि वो कार्रवाई उसमें होनी चाहिए। सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने ग्राम पंचायत सिहड़ा में 6,25,000 रुपए की लागत से निर्मित बैठक कक्ष का लोकार्पण किया और 15 लाख रुपए की लागत से निर्मित सिहड़ा पट्टा सड़क मार्ग और 5 लाख रुपए से निर्मित पट्टा से महथली सड़क का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सिहड़ा पंचायत में लोगों की मांग को पूरा करते हुए पंचायत हॉल का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि सदर विधायक क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए सड़क निर्माण पर और 150 करोड़ रुपए पेयजल योजना पर खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मार्गदर्शन से पूरे प्रदेश में सड़कों की दशा सुधारी जा रही है।
सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बंदलाधार व आसपास के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कर यहां के लोगों का भाग्य ही बदल दिया है। बंदलाधार को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। बिलासपुर से बंदला होकर ब्रह्मपुखर तक सड़क उन्नयन के लिए 20 करोड़ रुपए की डीपीआर बनाई गई है। बंदला और आसपास की पंचायतों की पेयजल समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैथिली पट्टा सड़क पर विधायक निधि 5,25,000 रुपए, धमड़ा सड़क के लिए 4,71,000 रुपए खर्च किए गए हैं। विनायक घाट से बंदला सड़क निर्माण पर 4 वर्ष में 60 लाख रुपए खर्च किए गए हैं और इसे 5 किलोमीटर तक पक्का करने पर इस वर्ष 60 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बंदला स्कूल संपर्क मार्ग को पक्का करने के कार्यों का भूमि पूजन भी किया, जिस पर 5 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंहड़ा पट्टा संपर्क सड़क मार्ग को मारकंड से जोड़ने के लिए होने वाले खर्च को सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने परनाली में 35,000 लीटर क्षमता के निर्मित किए जाने वाले पेयजल टैंक का भूमि पूजन भी किया। सिंहड़ा में 1 लाख लीटर क्षमता का मेन वाटर टैंक का निर्माण किया गया है, जिसे 32 mm की पाइपलाइन से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि 65 करोड़ रुपए की लागत की कॉल डैम से पेयजल योजना बनाई गई है, जिससे 1 लाख लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। जल जीवन मिशन से हर घर को नल से जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। 14 करोड़ की लागत से पूरे विधानसभा क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। आप सभी ने कहा कि यहाँ दिक्कत है, बैठने की दिक्कत है, मीटिंग की दिक्कत है, तो कोई हॉल बनना चाहिए। और मैंने ब्लॉक में और ब्लॉक के माध्यम से हम यहाँ आए और यहाँ पर हमने 5 लाख रुपए उसमें दिया कि इसको बनाया जाए, और मैं यहीं पर पैसे लेके और विधिवत रूप से हमने यहाँ शिलान्यास किया। आज ये बनके तैयार हो गया है। आपने प्रयास किया था और इसका लाभ आप जनता को और पंचायत को आपको मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है। आज करोड़ों के काम शुरू हुए हैं, सबका विधिवत रूप से वह फाइनेंस हुए हैं और उनका पैसा हम लेके आए। आज 200 करोड़ से ज्यादा पीडब्ल्यूडी के काम है, 150 करोड़ से ज्यादा पीने के पानी की स्कीमों के काम है। जो भी आपकी तरफ से कोई समस्या आई है, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपकी समस्या मेरी समस्या है, उसके लिए मैं मेहनत करूंगा, दिन रात कोशिश करूंगा आपकी समस्या का समाधान करूंगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता व अधिवक्ता प्रदीप वर्मा ने कहा कि भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में उमड़ रही भीड़ कोरोना को न्योता दे रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार कोविड नियमों के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है, तो वहीं भाजपा अपने ही कार्यक्रमों में कोविड नियमों को दरकिनार कर रही है। प्रदीप वर्मा ने कहा कि आज पेट्रोल, डीजल सहित खाद्य वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों का जीना दूभर हो गया है। उन्होंने कहा कि बतौर केंद्रीय मंत्री अनुराग यह बताए कि बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए अभी तक किस तरह के प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले देश की जनता को बड़े बड़े सब्जबाग दिखाने वाली भाजपा ने सत्ता में आते ही जनता को महंगाई का तोहफा दिया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा की कथनी और करनी में कितना अंतर है। और हिमाचल के अंदर जो एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो रहा है, ऐसे समय में अनुराग ठाकुर जी ने जन आशीर्वाद रैली के बजाय अगर ये पश्चाताप रैली करते तो मुझे लगता वो ज़्यादा तर्कसंगत था। वो इसलिए कि पहली बात, जिस तरह से इन्होंने पूरे अभी दौरा किया है, आपने देखा होगा, आप लोगों के ही माध्यम से हम लोगों को भी पता लग रहा है कि कोई भी कोविड के जो नियम हैं उनको पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है। स्टेज पर से लगातार भाषण दे रहे हैं कि हमें जो है सैनिटाइज करना है, हमें जो है मास्क लगाना है। अरे भाई, आप पहले अपने घर को तो देखिए। आपके साथ जो है हिमाचल प्रदेश भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष, वो बिना मास्क के लोगों के बीच चल रहे हैं, आप बिना मास्क के बीच लोगों के बीच आ रहे हैं। आपके साथ जो सरकारी अमली जामा चल रहा है वो बिना मास्क के चल रहा है। आप जनता में किस तरह का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? लोग आपसे क्या सीख लेंगे? तो मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के अंदर पहले तो जिस समय आए हैं वह बिल्कुल गलत समय उन्होंने चुना है। हाँ, उनका घर है, उनका स्वागत है, वो अपने घर कभी भी आ सकते हैं, लेकिन एज मंत्री वो जो यहाँ पर आए हैं पहली बार कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलने के बाद, तो मेरा ये मानना है जब आए तो साथ में जो है महंगाई साथ लेकर आए हैं। सिलेंडर की आप कीमत देखिए कहाँ पहुँच गई है। ये मोदी जी ने उनको जो है ये सिलेंडर की जो महंगाई जो उन्होंने बढ़ाई है उसको साथ लेके भेजा है। तो मुझे लगता है कि उन्हें जन आशीर्वाद रैली नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें तो पश्चाताप रैली करनी चाहिए थी। और उसका
अलावा जो पेट्रोल के जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं, और पेट्रोल और डीजल के बढ़ने से जो है पूरा जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो लगातार चरमरा रही है। हमारा जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो कितनी बढ़ रही है वो सबको पता है। आम आदमी आज की डेट में जो है 2 वक्त की रोटी वो खाने के लिए जो है मोहताज हो रहा है। इसके ऊपर उन्होंने क्या कहा आप मुझे बताइए। मैं मीडिया के ही माध्यम से मैंने ये सारी रिपोर्ट्स देखी हैं, तो मैंने कहीं पे भी ये नहीं देखा कि हम लोग जो महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे। सिलेंडर का जो लगातार बढ़ रहा है, जो हर घर की जो सबसे बड़ी जो ज़रूरत है उसे वो नियंत्रित कैसे करेंगे, पेट्रोल कैसे नियंत्रित करेंगे, डीजल नियंत्रित कैसे करेंगे, जो आर्थिक व्यवस्था है जो लगातार गिर रही है उसे वो कैसे ठीक करेंगे। तो भाजपा की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। कोरोना काल में परिवहन सेवाएं बंद होने के चलते निजी बस मालिकों को खासा नुकसान उठाना पड़ा था, जिस कारण निजी बस ऑपरेटर्स ने सरकार से उन्हें राहत प्रदान करने की मांग की थी, जिसके बाद सरकार की ओर से निजी बस ऑपरेटर्स को 2 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल दिया जा रहा है, जिसके लिए अब ट्रांसपोर्टर्स परिवहन विभाग में आवेदन कर सकते हैं। आरटीओ धर्मशाला शिव मोहन सिंह सैनी ने बताया कि जिला में अब तक वर्किंग कैपिटल के लिए 14 ट्रांसपोर्टर्स ने आवेदन किया है। इसके लिए बैंक के साथ टाई अप किया गया है और 2 लाख रुपए की सहायता ट्रांसपोर्टर्स को उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्किंग कैपिटल लोन के लिए अभी कुल 14 आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं और वर्किंग कैपिटल में जो है 2 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल लोन की सुविधा जो है वो ट्रांसपोर्टर्स को प्रदान की जा रही है। उसकी भरपाई का जो सिस्टम है वो बैंक्स के साथ बात की गई है, वो बैंक्स ने अपने हिसाब से उसमें डिवाइस किया हुआ कि कैसे। तो मेरे हिसाब से तो बड़े फ्लीट ओनर्स तो हमारे पास लगभग कोई 15 से ज़्यादा बड़े फ्लीट ओनर्स हैं जिनके पास 5 या 8 कैपेसिटी की बसेस हैं, और बाकी 1-2 वाले तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टर्स हैं। एग्जैक्ट संख्या तो मुझे अभी इसका ज्ञात नहीं है कितने हैं। सिरमौर जिला में राजगढ़ के समीप स्थित बद्रिका आश्रम चैरिटेबल एवं सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। आश्रम ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए 24 मोबाइल फोन दान किए हैं, जो जरूरतमंद बच्चों को दिए जाएंगे। बद्रिका आश्रम के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी राजीव मित्तल ने नाहन डाइट प्रधानाचार्य को ये मोबाइल फोन सौंपे हैं। दरअसल शिक्षा विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश में डिजिटल साथी फोन हमारा बच्चों का सहारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत अपील की जा रही है कि लोग ऐसे बच्चों की मदद के लिए आगे आकर मोबाइल डोनेट करें जो खुद मोबाइल नहीं खरीद पा रहे हैं। सिरमौर जिला के राजगढ़ के समीप स्थित बद्रिका आश्रम चैरिटेबल एवं सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जरूरतमंद बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए नाहन डाइट प्रधानाचार्य को 24 मोबाइल फोन सौंपे गए। इस दौरान बद्रिका आश्रम के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी राजीव मित्तल ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए उन्हें मोबाइल डोनेशन से जुड़ी जानकारी मिली थी, जिसके बाद आश्रम ने मदद करने का फैसला लिया और नाहन डाइट के प्रधानाचार्य को 24 मोबाइल फोन भेंट किए। उन्होंने बताया कि आश्रम द्वारा जरूरतमंद बच्चों के लिए स्कॉलरशिप योजना शुरू की गई है, जिसका बीपीएल श्रेणी से जुड़े बच्चे लाभ ले पाएंगे। वहीं नाहन डाइट के प्रिंसिपल ऋषिपाल शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा के दौरान देखा गया है कि 20 से 30% ऐसे छात्र हैं जिनके पास अपने मोबाइल नहीं है और उन्हें दूसरों की मदद लेनी पड़ रही है, जिससे उन्हें ऑनलाइन शिक्षा का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया कि डाइट नाहन को बद्रिका आश्रम द्वारा आज 24 मोबाइल फोन डोनेट किए गए हैं और इससे पहले 30 मोबाइल डाइट नाहन के स्टाफ और बीआरसीसी द्वारा भी डोनेट किए गए हैं। हमें ये जानकारी मिली थी पोर्टल के थ्रू कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई है जिसके अनुसार वो लोग फ़ोन कलेक्ट करके और ऐसे बच्चों की सहायता करना चाहते हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज नहीं कर पा रहे हैं फ़ोन के अभाव में, स्मार्टफोन के अभाव में। तो हमने सोचा क्यों नहीं सरकार के साथ इस बात में सहयोग किया जाए, और इसी सहयोग के आधार पे हम लोगों ने अपने डोनर से कलेक्ट करके फ़ोन और आगे डोनेट कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में हमने यहाँ पे आज 24 फ़ोन देने के लिए आए थे और हमने ऋषिपाल सर के आभारी हैं, इन लोगों ने हमसे ये 24 फ़ोन यहाँ से कलेक्ट लिए हैं और हमें उम्मीद है इससे बच्चों के भविष्य की एजुकेशन में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा हम लोगों ने एक स्कॉलरशिप स्कीम अभी लॉन्च की है जिसमें कि हम जो बीपीएल कैटेगरी के बच्चे हैं या जो बच्चे अपने वित्तीय मद के अभाव में आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते, उनको 10+2 के आगे हायर स्टडीज़ के लिए हम लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं ताकि वो बच्चे आगे पढ़ सकें। हमारा समग्र शिक्षा के तहत विद्यार्थियों की सहायता के लिए एक कार्यक्रम चला था
जो कि 15 जुलाई को माननीय शिक्षा मंत्री जी ने शिमला से लॉन्च किया था। इस फ़ोन का नाम है कि फ़ोन हमारा बच्चों का सहारा, और ये एक डिजिटल इनिशिएटिव के तहत कार्यक्रम चला है। इसमें पूरे प्रदेश से जो भी दानदाता हैं वो फ़ोन डोनेट कर रहे हैं, ताकि कुछ हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं 20 से 30% जो पीछे 1-1.5 साल में ऑनलाइन शिक्षा का पूरा लाभ नहीं ले पाए, वो या तो अपने भाई बहनों से या अपने पड़ोसी साथियों से जो है फ़ोन लेते थे। तो इस समस्या को सुलझाते हुए सरकार ने भी पहल की है और कुछ लोगों ने दान देने की पहल की है। उसी पहल में हमारे पास पहले 28 फ़ोन हमारे जो ज़िला के BRC साथी हैं और अन्य डाइट के साथी हैं उनसे एकत्रित हुए थे। आज बद्रिका आश्रम राजगढ़ तहसील के अंदर पड़ता है, तो वहाँ से श्री राजीव मित्तल जी और दीपक पाठक जी आए हैं। तो आज 24 फ़ोन ये हमारी डाइट को समर्पित कर रहे हैं, जो कि इसके बाद पोर्टल पे चढ़ा दिए जाएंगे और फिर जो विद्यार्थी होंगे उनको ये दिए जाएंगे एक सिस्टम के अनुसार। IGMC में सोमवार को हुए 2 किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफल रहे हैं। यह जानकारी अस्पताल के MS डॉक्टर जनक राज ने दी। उन्होंने बताया कि दोनों किडनी ट्रांसप्लांट एम्स के डॉक्टरों की निगरानी में हुए हैं। उन्होंने बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद किडनी देने वाले व किडनी प्राप्त करने वाले चारों लोग स्वस्थ हैं। वहीं उन्होंने बताया कि आगामी महीने में भी अस्पताल में 2 मरीजों की किडनी ट्रांसप्लांट की जानी है, जो एम्स के डॉक्टरों की निगरानी में होगी। पिछले कल हमारे संस्थान में 2 लोगों के किडनी ट्रांसप्लांट किए गए, जो पिछले लगभग 1.5 से 2 वर्षों से लंबित थे। इसका मुख्य कारण था कोविड की वजह से जो समस्याएं आई, उसी के चलते इनका जो देरी हुई है। परंतु अब उन दोनों के ऑपरेशनों के बाद अब पूर्णतः स्वस्थ हैं। जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है वो भी अच्छे से काम कर रही है। किडनी देने वाले और किडनी को प्राप्त करने वाले चारों लोग जो हैं वो इस वक्त स्वस्थ हैं और यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। हम ये आशा करते हैं कि अब ये प्रक्रिया रीनल ट्रांसप्लांट की आगामी महीनों में भी जारी रहेगी और आने वाले महीने में भी हमने 2 मरीजों के किडनी ट्रांसप्लांट को प्लान किया है। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स जिसको कहा जाता है, वहाँ से जो मुख्य ट्रांसप्लांट सर्जन हैं डॉक्टर वीरेंद्र बंसल, उनकी अगुवाई में और वहाँ पे एनेस्थीसिया विभाग की जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है डॉक्टर राजेश्वरी, उनकी उपस्थिति में कल यहाँ पर 2 ट्रांसप्लांट किए गए। समाज सेवा ट्रस्ट द्वारा शिमला के पुराना बस अड्डा में जरूरतमंद लोगों को राशन किट वितरित की गई। इस दौरान ट्रस्ट के समाज सेवी आशीष ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण काफी लोग बेरोजगार हुए हैं और ऐसे में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए संस्था द्वारा पिछले 2 सालों से कार्य किए जा रहे हैं। इसी के तहत मंगलवार को भी ट्रस्ट द्वारा 50 जरूरतमंद लोगों को राशन किट वितरित की गई, जिसमें नगर निगम शिमला के उप महापौर शैलेंद्र चौहान विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं नगर निगम उप महापौर शैलेंद्र चौहान ने ट्रस्ट द्वारा किए गए पुनीत कार्यों की सराहना की और ट्रस्ट द्वारा आगे भी इसी तरह कार्य करते रहने की बात कही। पिछले 2 साल से हम देखते हैं कि हमारे पूरे देश में एक पेंडेमिक सिचुएशन है और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जॉब को खोया है और इस सिचुएशन को देखते हुए पिछले 2 साल से हमारी जो कि संस्था है, हमारे पूरे सरकार के साथ मिलकर हम लोग कुछ ऐसे लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को राशन मुहैया करवा रहे हैं और अलग अलग जगह पर जाकर, ना केवल शिमला में बल्कि पूरे हिमाचल में मिलकर हम इस काम को कर रहे हैं। हमारे पुराने बस स्टैंड में समाज सेवा ट्रस्ट द्वारा जो ये राशन वितरण किया जा रहा है और ये समाज सेवा ट्रस्ट पिछले 1.5 साल से ये काम कर रही है शहर के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर। जो 12 जिले हमारे हिमाचल प्रदेश के हैं, भिन्न भिन्न जगहों में ये अपना कार्य कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूँ इस संस्था को। हम पिछले 1.5 साल से इस संस्था से जुड़े हैं। ये हर वार्डों में जाकर अपना राशन वितरण कर रहे हैं और इसमें गरीब लोगों का बड़ा फ़ायदा है। और आज इन्होंने ये बस स्टैंड में 70 लोगों के लिए ये राशन वितरण का ये कार्यक्रम रखा है। मैं इनकी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से, और ये आगे भी इस तरह से कार्य करते रहें, क्योंकि इसमें ज़रूरतमंद लोग, बहुत ज़्यादा लोग हैं। आज ये टैक्सी स्टैंड जो हमारा बस स्टैंड का ओल्ड बस स्टैंड का है, उनको राशन वितरण किया है। 70 लोगों को उन्होंने राशन बांटा है। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।